सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम है निखिल और ये कुंडली आई है मुंबई महाराष्ट्र से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम वो है जो 2 हिस्सों में जाता है और ये कुंडली का पहला हिस्सा है। इसी कार्यक्रम के दूसरे हिस्से के साथ शाम को उपस्थित होऊंगा, जिसमें नवमांश, दशमांश और लग्न कुंडली का वापस से अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले बताऊंगा इनकी कुंडली में विक्रम संवत 2071, शक संवत 1937, जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम कीलक संवत्सर है। और कीलक संवत्सर में जो लोग जन्मे होते हैं वो दानी होते हैं। उनकी भुजाएं बड़ी ही पराक्रमी होती हैं और यथेष्ट सत्य बोलने वाले होते हैं। हमेशा ही दुर्गुणों से अपने आप को मुक्त करने की कोशिश करते हैं और सदैव ही व्यक्ति विराजमान होता है उच्चस्थ सिंहासन पे। ये तो कीलक संवत्सर का प्रभाव है। आगे इनका जन्म हुआ है उत्तरायण वैशाख माह में। उत्तरायण में जन्मे होने से व्यक्ति की बुद्धि बड़ी ही श्रेष्ठ होती है और सूर्य की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। अब जरा जब विचार करें तो जन्म कुंडली में सूर्य बने हैं धन भाव के अधिपति और वो जा करके बैठे हैं जहां उच्च के होकर के। इसका अर्थ है कि इस कुंडली में गुरु उच्च के और सूर्य भी उच्च के। और मैंने ये बात बहुत बार अपने कार्यक्रम में कही है। आप लोगों को एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं। आजकल ये ट्रेंड बन गया है ये बताने का ज्योतिषियों के द्वारा कि जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु अच्छे बैठे हैं उस व्यक्ति का जीवन उतना ही खराब है। मैं आपके पांव पड़ के ये बात कहता हूं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु उच्च के या अच्छे बैठे हों तो व्यक्ति का जीवन खराब होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। हां, जो व्यक्ति या जो ज्योतिष या जो ज्योतिषी अगर ये बात कहता है कि गुरु उच्च के हैं तो उसका जीवन इस समय इस कंटेम्पररी वर्ल्ड में खराब होगा, वो सिर्फ उसको धन के दृष्टिकोण से देख करके खराब कह सकता है ना। या फिर उसको ये बात कह सकते हैं कि उसके पास आध्यात्मिक चिंतन करने का कोई बल नहीं है। इसी वजह से सिर्फ धन के इर्द गिर्द घुमा करके ही गुरु को देखने के कारण वो कई बार व्यक्ति गुरु के कमजोर या कमतर परिणामों को बताने वाला हो जाता है। मेरे कहने का सीधा और स्पष्ट अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु बढ़िया हो, जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अच्छे हों और केंद्र में बैठे हों, वो व्यक्ति कभी भी चरित्रहीन नहीं हो सकता। अब आप अगर किसी को चरित्रहीन या चरित्रवान बनाने को अगर कहते हो कि उसका जीवन खराब है, अगर कोई व्यक्ति चरित्रवान है और उसके जीवन में बहुत सारे विपरीत लोग नहीं आते हैं और वो अपनी बुद्धिमति खराब नहीं करता, अपने मन को बुरा प्रभाव में नहीं रखता है, तो उसका गुरु खराब है। सीधी बात है, आप लोगों की भाषा में समझाओ। एक लड़का जिसके जीवन में कई लड़कियां आती हैं और अपना धन हानि करता है और वीर्य का क्षय करता है, और एक लड़का जो ऐसा नहीं चाहता है और वो चाह करके भी किसी का गलत इस्तेमाल नहीं उठाता है, तो आज के समय के लिए वही व्यक्ति उससे ज्यादा बढ़िया कहेगा जो उसको अच्छा समझता है कि नहीं, मेरे जीवन में तो बहुत लोग आए, मेरे जीवन में तो बहुत लोग आए, मैंने बहुतों का इस्तेमाल किया है, आराम से जीवन जीता हूं और भौतिकीय सुख मेरे पास अंबार लगा है। पर यह बात इस दृष्टिकोण को प्रभाषित करती है कि वो व्यक्ति स्वयं क्या देखना चाहता है और स्वयं किस चीज की उसकी आकांक्षा है। पर वस्तुतः व्यक्ति की कुंडली में गुरु कभी भी उसके जीवन को खराब नहीं होने देते। वैचारिक रूप से वो व्यक्ति बहुत ही गंभीर और उसकी वाणी शेर की तरह। मैं आपको बताऊं, मेरे गुरु जी की कुंडली मैंने देखी, उनमें उनकी कुंडली में गुरु की स्थिति मैंने देख करके मैं बहुत अचंभित हो गया था। उनकी कुंडली में बड़ी अद्भुत स्थिति में गुरु बैठे थे और मेरे गुरु जी की जो स्थिति है वो बड़े ऊंचे कद के हैं। मतलब उनकी जो ऊंचाई होगी वो कम से कम 6.5 फुट की होगी, उससे ज्यादा, और दिव्य स्वरूप है, साक्षात नारायण जैसे। तो कहने का अर्थ है आप लोग ऐसे किसी भी चक्कर में ना पड़े कि गुरु उच्च के या गुरु बढ़िया तो उस व्यक्ति का जीवन खराब। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ग्रंथकार कभी भी इस गुरु को कमजोर कहते ही नहीं। यहां उच्च के गुरु और उच्च के सूर्य दिग्बली लग्न में कारक होकर के उच्च के होकर के बैठे हैं। ये अवस्था और केतु से दृष्ट है और वो केतु मंगलवत होते हैं। केतु गुरुवत भी होते हैं और मंगलवत भी होते हैं। तो केतु जब गुरु को देखेंगे तो व्यक्ति में आध्यात्मिकता का तीव्र संचार करेंगे
और मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं कि जिस व्यक्ति की कुंडली में, मैंने ये बात स्वयं से ही कही है, ग्रंथ की ही बात है, कि जिस व्यक्ति की कुंडली में केंद्र में ही गुरु और सूर्य बैठे हों, उसकी मोरालिटी कभी डाउन नहीं होती है। वो बहुत ही ज्यादा स्वच्छंद गति से ईश्वर का चिंतन करने वाला, समाज को देने वाला, प्रतिष्ठित और समाज का अग्रगण्य इंसान बन के जीवन में रहता है। सिर्फ धन को लेकर के वो कभी भी किसी को पैंतरेबाजी में नहीं उलझाना चाहता है। और आजकल कुछ अच्छा और अलग बताने के चक्कर में पता नहीं कई बार हम शास्त्र विरोध हो जाते हैं, और कई बार ज्योतिष के जो मर्मज्ञ, जो विद्वान लिख के गए हैं ग्रंथों में, उससे विपरीत अपनी राग अलापने लगते हैं। ये बड़ा मैंने देखा, बहुत सारे कार्यक्रम देखे। अभी कल फिर भी मैंने एक कार्यक्रम देखा था जिसमें मैंने बात देखी थी कि जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु खराब है वो अच्छा है, और जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु अच्छे हैं वो व्यक्ति का जीवन खराब है। ऐसा नहीं है। आगे बताता हूं। ग्रीष्म ऋतु में जन्म हुआ है, इस वजह से इनको अपने जन्म स्थान से दूर जाना चाहिए, और अगर जन्म स्थान से दूर जाएंगे तो ज्यादा धन अच्छा प्राप्त करेंगे या धन बचा पाएंगे, कहने का अर्थ है। बुधवार को जन्मे हैं तो भगवान, जिस व्यक्ति की कुंडली में जिसका जन्म बुधवार को होता है, वो वैसे भी, अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, दरअसल बुद्धि से जिसका तारतम्य है वो बुध है, और बुध और गुरु दोनों से ही बुद्धि की बात की जाती है। तो जैसे अब होता क्या है कि जब बुद्ध से आप बात करते हैं तो किसी भी चीज को कितनी जल्दी जल्दी आपने अडॉप्ट किया है, मतलब कितनी जल्दी आपने उसे अपना बनाया है, अपनी बात किसी को कितनी मतलब बेबाकी से रखी है, ये आपके बुद्ध के बलवान होने पे होता है। अब वही बात कि सत्य और असत्य के बीच का जो भेद होता है, मतलब आप इसको ऐसे, मैं अगर और भी नीचे आकर के कहूं तो सच्चाई और बुराई या अच्छाई या बुराई के बीच में जो हमारा दिमाग निर्णय लेता है कि नहीं ये ठीक है, नहीं ये गलत है, तो ये निर्णय लेने की शक्ति हमें गुरु देते हैं। तो किसी भी चीज को आपने अपना बनाया, वो आपके बुद्ध के कारण बना है, और आपका जो लेवल है समझने का, जो आपकी तार्किकता है, जो आपकी बौद्धिकता है, जो आप कितने बुद्धिमान हैं, कैसा होता है, तो व्यक्ति वो बुद्धिमान होता है और वो कई बार बहुत ही आसानी से चीजों को सीख जाता है। तो ये जिस व्यक्ति की कुंडली में बुद्ध अच्छे होते हैं उसके साथ ऐसा होता है। पर जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु भी अच्छे हैं और जिस व्यक्ति की कुंडली में बुद्ध भी अच्छा है, इसका अर्थ है कि अब वो बुद्धिमान तो है, पर इसके साथ साथ उसके पास ये निर्णय लेने की शक्ति बड़ी प्रबल हो जाएगी कि हाँ, ये निर्णय सही है और ये निर्णय गलत है। तो ये कहने का अर्थ है कि ये गुरु के ऊपर बात निर्भर करती है कि व्यक्ति की कुंडली में ऐसा है। तो ये बुद्ध के कारण में, तो बुद्ध के, जिस व्यक्ति की कुंडली में अब जन्म ही उसका बुधवार को हुआ है, तो उसकी कुंडली में तो बुद्ध वैसे भी बलवान हो जाएंगे, और बुधवार का दिन तो उसका वैसे भी बड़ा बढ़िया जाएगा, क्योंकि वार में वो भाव का या जो ग्रह होता है वो अपने वार में बलवान होता है। तो यहाँ पे ये व्यक्ति बुद्धिमान होगा, और कृष्ण पक्ष में जन्मा है तो इस वजह से उसकी वाक शैली बड़ी अद्भुत और दिव्य होती है। छटा का मालिक होता है, सुंदर होता है, पूर्णेंदु होता है, मनस्वी होता है, ज्ञानी होता है, धर्माचरण करने वाला होता है, और दिव्य कलाओं से युक्त होता है, क्योंकि कृष्ण पक्ष के तृतीय तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। क्लियर है? अब आगे मैं बताता हूं। इनकी कुंडली में जो इनकी स्थिति बनी है, पंचांग में ही अगर बात करूं तो कृष्ण पक्ष के तृतीय तिथि, अनुराधा नक्षत्र, परिध योग, वणिजकरण। अब आपको मैं एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं। आपको एक बड़ी अद्भुत बात है कि जिस व्यक्ति का जन्म वणिजकरण में हुआ है वो व्यापार में बड़ा श्रेष्ठ होता है। पर यहां उच्च के गुरु लग्न में बैठे हैं और आश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके अधिपति बुध लाभ भाव में बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं, मंगल के संग। और इनकी कुंडली में मंगल के संग बुध बैठे हैं और दोनों ही पंचम भाव को देख रहे हैं। और जन्म कुंडली के पंचम भाव पे शनि और चंद्रमा का एक साथ बैठना, पर वस्तुतः वहां विषदोष लगने की स्थिति में है। मतलब मैं ये बात कह सकता हूं कि व्यक्ति क्रिएटिव है, लेकिन उसके पढ़ाई में व्यवधान आएंगे। ऐसा इसलिए आएगा क्योंकि इस कुंडली का मार्केश और अष्टम भाव का अधिपति पंचम में बैठ गया है। ये बात मैंने बहुत पहले भी बहुत बार बताई है कि जब जन्म कुंडली के अष्टमेश या छठवें भाव के अधिपति या 12वें भाव के अधिपति जब कहीं बैठ जाते हैं तो वो परेशान करते हैं और अपनी स्थिति को वो या उस भाव के प्रभावों को कमजोर करते हैं। पर एक बात जो सबसे ज्यादा अच्छी होगी कि भाव का अधिपति चाहे पापग्रह हो चाहे वो शुभग्रह हो, अगर अपने भाव को देखेगा तो कभी भी उसे नष्ट प्राय नहीं होने देगा। अगर मान लीजिए, आपको मैं बड़ी अच्छी बात बताऊं, अगर यहां शनि और चंद्रमा बैठे हैं,
लेकिन अगर मंगल ने इन्हें देखा है तो इस भाव में उत्पन्न सारे दोष मंगल की दृष्टि के कारण कमजोर हो जाएंगे। मंगल की दृष्टि के कारण वो भाव नर्चर होगा और वो अच्छा बन जाएगा। इस वजह से भगवान, आप लोगों को मैं बात कहूं कि अगर किसी भी भाव में कितनी भी कमजोरी बैठी है, अगर मान लीजिए वहां पे कोई नीच का ग्रह बैठा है, लेकिन अगर उस भाव का अधिपति उसे देख रहा है, या अगर वहां पे कोई शत्रु का घर बैठा है, जैसे इस भाव में शनि बैठे हैं और मंगल के साथ उनका बहुत अच्छा संबंध नहीं होता, सम होते हैं, ना तो बहुत ज्यादा मित्र होते हैं और ना तो शत्रु होते हैं, पर अगर उस भाव का अधिपति उसे देख रहा है तो उस भाव से संबंधित सारे ही गुण दोष वो खत्म करने की योग्यता रख देता है। तो कहने का अर्थ है कि यहां पे शनि और चंद्रमा के जो बैठने का प्रभाव होगा वो इनके जीवन में कभी कभी मन भटकाएगा अवश्य, लेकिन मंगल और बुध के दृष्टि के कारण व्यक्ति क्रिएटिव भी होगा। और चूंकि पंचम भाव पे पंचमेश की दृष्टि जा रही है, पंचम भाव पे गुरु की मित्र दृष्टि जा रही है, तो व्यक्ति शिक्षकीय गुणों से युक्त होने के साथ साथ वो ज्ञानी और प्रबुद्ध होने के साथ साथ लेखन शैली का मालिक होगा, खेल के क्षेत्र में अद्भुत योग लगाने वाला होता है। अब इनकी कुंडली में आगे बढ़ूं तो मैंने क्या बात कही कि वणिज करण में जन्मे होने के कारण अगर व्यक्ति चाहे तो आरंभ में व्यापार न करके आरंभ में नौकरी करे और बाद में चल करके वो व्यापार कर सकता है। वैसे इस कुंडली के आधार पे नौकरी सबसे ज्यादा अच्छी है और पदस्थ अच्छी तैयारी के योग भी लगे हैं। तो इस आधार पे इनका जन्म वैसे भी ब्राह्मण वर्ण और देवगण में हुआ है, तो इनका दाम्पत्य तो वैसे भी खराब नहीं है, पर पंचम भाव पे शनि चंद्रमा के प्रभाव के कारण व्यक्ति के मन मस्तिष्क में कभी कभी रिश्तों को लेकर के या आप कुटुंब जनों को लेकर के कभी कभी मतभेद में जाते देख सकते हैं। गुरु बहुत अच्छे बैठे हैं, कोई कमजोरी नहीं है, और आपको चाहे दुनिया का कोई भी दैवज्ञ कहे फिर भी कभी बात ना मानिएगा कि इनकी कुंडली में गुरु कमजोर हैं या अच्छे हैं तो जीवन खराब होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कली काल है और इस वजह से कई बार हम धन को केंद्र में रखने के कारण कई बार सामने वाले को कुछ बोल जाते हैं, जबकि मुझे लगता है कि नहीं, ग्रहों को गलत तरीके से परिभाषित करने का कोई अर्थ नहीं है। वो साक्षात भगवान के ही अवतार होते हैं और ग्रह आपको कभी भी कष्ट नहीं देना चाहता है। ये आपके पूर्व जन्म के किए गए कृत्यों के आधार पर ही आपके सुख और दुख का देना करते हैं। क्लियर है? 12वें के शुक्र मृगशिरा नक्षत्र में और मंगल जन्म कुंडली में सूर्य के नक्षत्र में ऊर्जावान बनाएंगे, और 12वें के शुक्र पे किसी भी पापक ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, पर राहु से केंद्र में और केतु से केंद्र में है। इस वजह से व्यक्ति व्ययशील रहेगा और वो दूसरों का ध्यान आकृष्ट करने वाला भी होगा। धन के मामले में यह कुंडली बहुत अच्छी बनेगी। पैतृक संपत्ति के मामले में यह कुंडली बहुत अच्छी है। सूर्य से 9 घर आगे की जो स्थिति बनी है वो गुरु उस भाव के अधिपति उच्च के हैं। चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से 4 घर आगे की स्थिति जन्म कुंडली में शनि के संग बैठे हैं और पंचम भाव में बैठे हैं। वैसे मैं कुछ हद तक इसे कुछ अच्छा भी कहूंगा, जैसे प्रशासनिक सेवाओं के मामले में यह कुंडली बहुत अच्छी बनेगी, नौकरी के मामले में यह कुंडली बहुत अच्छी बनेगी, सेवा क्षेत्र के मामले में बहुत अच्छी बनेगी, पैतृक संपत्ति और पैतृक धन के मामले में यह बहुत अच्छी बनेगी। बुध जहां बैठे हैं वहां से 6वें घर की स्थिति जो बनी है, बुध से 5 और बुध से 6, इस भाव के अधिपति जन्म कुंडली में 12वें भाव में परिवर्तन के संग शुक्र और बुध का परिवर्तन, इस वजह से व्यक्ति के पास कम से कम भौतिकीय सुख साधन के योग अच्छे बनेंगे। मंगल जहां बैठे हैं वहां से 3 घर आगे की स्थिति बहुत अच्छी बनी है, इस वजह से व्यक्ति को छोटे भाई बहनों का सुख भी बहुत अच्छा मिलेगा। यहां राहु बैठे हैं, व्यक्ति को साहसी और डिप्लोमेसी करने वाला भी बनाएंगे और व्यक्ति चीजों को समझता है और उसके बाद अपना निर्णय देता है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं वो कहीं से भी किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं है और वो परिणाम देने वाले भी बन रहे हैं। मेरे कहने का और भी एक अर्थ होगा कि जब जन्म कुंडली के केंद्र में ही 2 ग्रह बहुत ही अच्छे पॉजिटिव प्रभाव दे रहे हैं और सात्विकता के साथ दोनों बैठे हैं, बहुत ही मजबूत स्थिति में, दोनों ही अपने दिग्बल या कारक क्षेत्र में बैठे हैं। जैसे सूर्य दिग्बली हैं और जन्म जो समय है 11 बजे का है, दिन का समय है, दिन में सूर्य बलवान होते हैं, गुरु तो वैसे सायंकाल तक बलवान होते हैं, पर फिर भी कुंडली की स्थिति बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। गुरु की दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम भाव पे और सूर्य की दृष्टि चतुर्थ भाव पे जाकर के व्यक्ति को धनाढ्य बनाएगी। इतना ही नहीं, पंचम भाव पे मंगल, बुध, शनि, चंद्रमा, इन सबका प्रभाव होने के साथ साथ गुरु की दृष्टि पड़ जाने से व्यक्ति IAS, IPS और शिक्षकीय गुणों से युक्त होता है। वो कलाओं का मालिक होता है, खेल क्षेत्र से प्रभावित होता है और इतना ही नहीं, वो प्रतियोगी भी होता है।
42वें वर्ष के बाद जो इनकी कुंडली में चंद्रमा का जो नक्षत्र बैठा है, जैसे चंद्रमा जो बैठे हैं वो अनुराधा के बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति सरकारी नौकरी करने वाला होता है। पदांतरण उसको कई जगह पे, एक जगह पे नौकरी नहीं होती, कई बार उसके ट्रांसफर के योग बनते हैं। और चूंकि अष्टमेश के साथ शनि बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति का चिंतन बहुत ही दुरूह होता है और कई बार उसे समझना बड़ा मुश्किल भी होता है। आप इनके दिमाग का था नहीं लगा सकते कि क्या ये व्यक्ति सोच रहा है, क्योंकि जन्म कुंडली में मंगल और शनि एक दूसरे से केंद्र में हैं, तो हमें कभी कभी चोट चपेट की घटना पे भी ध्यान देना चाहिए। और बहुत ज्यादा चूंकि अष्टम भाव के अधिपति पे मंगल की दृष्टि है, इस वजह से हमें पेट से संबंधित और कफ से संबंधित समस्या पे या फिर कई बार एडवेंचर आदि से बचाना चाहिए जातक को। ये इतनी बात मैं कहूंगा। एक बात और कह दूं, इनकी कुंडली में सप्तम स्थान पे शनि का प्रभाव और गुरु का प्रभाव व्यक्ति को एक अच्छे दाम्पत्य में लेके जाएगा। सरकारी नौकरी के योग यहां भी बनते हैं। और इनकी कुंडली का वर्गोत्तम लग्न बनना, जैसे लग्न कुंडली भी 4 नंबर से बनी है और नवांश कुंडली भी 4 नंबर से बनी है, इसके कारण व्यक्ति का और भी उत्तरोत्तर वृद्धि के योग बनेंगे और बहुत ही श्रेष्ठता से व्यक्ति का दाम्पत्य बीतता है। एक बात और कह दूं, नवांश कुंडली में सूर्य नीच के हो रहे हैं, इस वजह से सूर्य का उच्च भंग होगा, जो नवांश कुंडली के लिए अच्छी बात होगी। क्योंकि कई बार अगर मैं इनकी नवांश कुंडली पे जब शाम में चर्चा करूंगा तो आप लोगों को बताऊंगा कि अगर सूर्य नीच के हों और किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो वो अच्छे हो जाते हैं। ये समझने वाली बात है। इस वजह से नवांश कुंडली भी इनकी कुंडली में खराब नहीं बने। और एकादशवां भाव बहुत बलवान बना है। विदेशों से संपर्क बनाना, विदेश जाकर के पढ़ाई करना, श्रेष्ठ लोगों के साथ रहना और भूरी भूरी प्रशंसा करने वाला भी व्यक्ति होता है। कभी भी किसी को अपने से आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है, प्रतियोगी भी होता है और ज्ञानी भी होता है। ये इतनी सारी चीजें। मंगल का जो प्रभाव है वो जन्म कुंडली के धन भाव पे है और धनेश उच्च के होकर के दिग्बली होकर के बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति की बुद्धि बड़ी अच्छी होगी। हालांकि वो वायु तत्व से प्रभावित है और स्त्री सूचक राशि बनी है, जैसे कर्क राशि, तो मेष वृष मिथुन कर्क, पुरुष स्त्री है ना, तो ये स्त्रियोचित राशि बनी है। लग्नेश ही जन्म कुंडली में पंचम भाव में मंगल से दृष्ट हैं, शनि से प्रभावित हैं, बुध से प्रभावित हैं, गुरु से प्रभावित हैं, केतु से प्रभावित हैं। इसका अर्थ है कि लग्नेश चंद्रमा पंचम भाव में बैठ करके सारे ग्रहों से प्रभावित है। इस कारण से 41वें वर्ष के बाद व्यक्ति के जीवन में अतिरिक्त उत्थान मिलता है और वो उस स्थिति को मेंटेन करता है। अपने पुत्र पुत्रियों से व्यक्ति को संपूर्ण सुख मिलता है। कुटुंबजनों से बहुत ही ज्यादा धन के लाभ के योग बनते हैं और व्यक्ति कई बार उच्च के गुरु के कारण तो मीठा भोजन पसंद करता है, पर द्वितीय भाव पे मंगल की दृष्टि जाने के कारण कई बार उसे तीखा और चटपटी चीजें भी पसंद लगती हैं, कई बार उसे खट्टा भी बड़ा अच्छा भाता है। ये बात भी है। राहु और शनि का चतुर्थ भाव को पाप कर्त्री लगना, इस वजह से व्यक्ति को अपनी माता का और उनके साथ संबंधों को ठीक रखना चाहिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ अगर मैं कुछ और कह दूं तो कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह के रूप में कर्क लग्न की कुंडली के लिए मंगल जाने जाते हैं, चंद्रमा अच्छे होते हैं। इसके साथ साथ इस कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति भी अच्छे होते हैं, भाग्येश होकर के लग्न में बैठे हैं और पंचम और नवम को देख रहे हैं। इस वजह से ये कुंडली बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होगी और बहुत ही चिरंतन होगी। कहने का अर्थ है कि व्यक्ति के पास पूर्वजों का आशीर्वाद है, पिता का सुख है, पिता का आशीर्वाद है और उसके पास समझने के लिए बहुत ही ज्यादा दिव्य बोधन शक्ति है। उसकी शक्ति जो है वो कई लोगों को प्रभावित करती है। उसका चाल चलन, उसका व्यवहार, उसकी वाणी और उसकी जो समझने की शक्ति है वो बहुत लोगों को प्रभावित करती है, अच्छाई के तौर पे, बुराई के तौर पे नहीं। आगे मैं नवांश कुंडली के बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।